हेलो नमस्ते, मेरा नाम शशांक त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का 32वां वीडियो है। आज का हमारा शीर्षक है फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इस वीडियो में जो स्लाइड्स प्रस्तुत की गई हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके दोबारा से पढ़ सकते हैं। मेरे से पढ़ाने में कोई गलती हो जाती है तो करेक्ट कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था इरोजनल लैंडफॉर्म को, अपरदनात्मक स्थलाकृति जली भू आकार की। आज जानेंगे निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में। डिपोजिशन होता क्या है, फ्लूवियल डिपोजिशन को समझ लेते हैं। डिपोजिशन का मतलब ये होता है कि कई बार नदी जब आप ऊपर से आती है पहाड़ों से, उसकी वेलोसिटी काफ़ी होती है और उसमें डिस्चार्ज होता है, थोड़ा सा कम होता है मैदानों की तुलना में। तो उसके पास काफ़ी गति होती है और लगातार वो अपर्दन करती है, चट्टानों काटती है, कहीं पे मलबा जमा नहीं करती है। लेकिन जब वो मैदान में प्रवेश करती है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है कम। वेलोसिटी कम होने से क्या हो जाता है, वेलोसिटी कम हो जाने से ये हो जाता है कि उसके पास मलबा को वहन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए वो क्या करती है, मलबा का निक्षेपण करने लगती है, जमाव करने लगती है। उसी जमाव को बोलते हैं डिपोजिशन। अब जब जमा करेगी तो एक आकृति का निर्माण होगा, उस आकृति को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, है ना, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ जली भू आकार की। इसको हमने लिख दिया है डिपोजिशन के बारे में, आप जाके दोबारा से पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब ये तस्वीर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, हम लोग इस पर ऑलरेडी जान चुके हैं काफ़ी कुछ, लेकिन मेरे सामने तस्वीर इसलिए है क्योंकि ये हम लोग जली भू आकृति को आखिरी वीडियो है पढ़ने के लिए, तो हम लोग ओवरऑल समझ लेते हैं कि हम लोगों ने सब कुछ क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या बचा है। नॉर्मली क्या होता है, नदी ऊपर से आती है, इसे हेड वाटर्स बोलते हैं, ना, सोर्स ऑफ वाटर। ऊपर से उसे मिलता है पानी स्नो से, या तो बर्फ़ पिघली है या फिर अंडरग्राउंड वाटर से। और जब नदी नीचे नीचे आ रही होती है तो उसी बहती हुई नदी को बोलते हैं रिवर चैनल। हम लोग ये पढ़ चुके हैं चैनल मॉर्फोलॉजी में। ट्रिब्यूटरी पढ़ चुके हैं ड्रेनेज बेसिन में, और जो उसकी सहायक नदियाँ होती हैं उसे ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। फ्लो कितना डिस्चार्ज है, उसमें कितना मटेरियल है नदी में, उसे उसका फ्लो बोलते हैं। और ये रिवर बैंक होता है, रिवर का किनारा, जिसे तट रिवर का प्राकृतिक तटबंध भी बोलते हैं, है ना। इनकी आकार एक स्थिति लगातार बदलती रहती है। ये वेटलैंड होता है जिसे हम लोग मार्श लैंड, है ना, जो है मार्शी जो है इलाका होता है, या बोग बोलते हैं इसे, है ना, मतलब दलदली क्षेत्र। तो यहाँ पे उनका निर्माण हो जाता है, जैसे ऑक्सबो लेक या कुछ छोटी मोटी लेक्स होती हैं, या कई बार पानी को रोक के लोग चावल की या फिर मछली पकड़ने की जो है कुछ आर्थिक क्रियाएं करते हैं। आपको गंगा के किनारे मिल जाएंगे कानपुर में, है ना, जो शुक्लागंज का इलाका है। बाकी रिवर चैनल होती है। रिवर चैनल का मतलब हम लोग जान चुके हैं, फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन का मतलब ये होता है कि जब नदी में डिस्चार्ज बढ़ जाए तो अपने तट को तोड़ के बाहर निकल जाएगी और एक बाढ़ ला देगी। तो जिस एरिया में नदी में हर 2 साल में, साल भर में, 3 साल में बाढ़ आती रहती है उसे फ्लड प्लेन बोलते हैं, बाढ़ का मैदान, है ना। और बाकी जहाँ पे रिवर आखिरी में पहुँचती है, जो रिवर का माउथ होता है, जहाँ अमृतावस्था में पहुँचती है, तो वो अपने सारे डिस्चार्ज को, अपने सारे सेडिमेंट को वहीं पर जमा करके पानी समुद्र में समा जाती है, तो उसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ना, बेसिक चीज़ें। अब हम लोग आगे आते हैं, आगे बात करते हैं मेन जो टॉपिक है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में। 7 प्रकार के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, अलुवियल कोन, फैन, है ना, अभी पढ़ेंगे, फ्लड प्लेन, नेचुरल लेवीज, पॉइंट बार, ऑक्सबो लेक, ब्रेडेड चैनल, ठीक है ना, और डेल्टा। ऑक्सबो लेक पिछले वीडियो में पढ़ा था, मिएंडर पढ़ा था। मैंने बताया था मिएंडर एक ऐसा लैंडफॉर्म है जिसमें एक किनारे पर अपर्दन होता है, दूसरे पर निक्षेपण होता है ना। तो इसलिए इसे ट्रांजिशनल लैंडफॉर्म बोलते हैं, जो है दोनों में आता है, ये अपर्दन और निक्षेपण में। ब्रेडेड चैनल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था चैनल मॉर्फोलॉजी में। ब्रेडेड चैनल का मतलब होता है कि जब नदी में अपर्दन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो बीच में निक्षेपण करके चलती है अवसादों को। जहाँ पे निक्षेपण करती है, जमाती है, वहाँ पे छोटे छोटे टापू का निर्माण होता है। और जो टापू होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, वो लगातार नदी के डिस्चार्ज के हिसाब से वो अलग अलग स्थान अपने बदलते रहते हैं, तो उस टेम्पररी टापू को बोलते हैं यॉट्स। और ब्रेड रिवर को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, उसकी तस्वीर भी देखी थी चैनल मॉर्फोलॉजी में, तो आप जाके उसे दोबारा देख सकते हैं। तो हम लोग इस लैंडफॉर्म को इस टॉपिक में वीडियो में नहीं पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा ब्रेडेड चैनल के अलावा एनास्टॉमिंग चैनल को भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ये जो टापू होते हैं एक जगह स्थिर रहते हैं, मूव नहीं करते हैं, तो उसे एनास्टॉमिंग रिवर बोलते हैं, एनास्टॉमिंग चैनल बोलते हैं। तो हम लोग बात करते हैं एलुवियल कोन और एलुवियल फैन की। हम लोग ये जानते हैं कि पहाड़ से नदी मैदान में प्रवेश करती है, तो जहाँ से पहाड़ और मैदान मिलता है, जहाँ पे पहाड़ से नदी समाप्त होती है
और मैदान में प्रवेश करती है। तो जब पहाड़ होता है तो वहाँ पे उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, उस पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, सेडिमेंट उसमें ज़्यादा होते हैं और आराम से भागे ला रही होती है। लेकिन जब वो मैदान में आती है तो अचानक से उसकी स्पीड हो जाती है कम। जब वेलोसिटी कम हो जाएगी तो सेडिमेंट बहाने की जो इरोजनल पावर है वो तो समाप्त हो ही जाएगी, सेडिमेंट को बहाने की क्षमता भी ख़त्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, और इतनी कम हो जाएगी कि वो कुछ मलबा को वहीं पे छोड़ देगी, कि उसमें जो है बहने की क्षमता बनी रहे और मलबा को वहीं पे कुछ छोड़ देगी। तो जो मलबा जमा करेगी, उस मलबा का जो जब जमा होगा, उस मलबे जब जमा होगा तो उसका आकार होगा फैन के आकार में, पंख के आकार में। तो इस फैन को बोलते हैं एलुवियल फैन। अगर इसका आकार छोटा है तो इसे एलुवियल कोन बोलते हैं। फैन में क्या होता है कि सबसे जब पहले नदी पहाड़ से मैदान प्रवेश करती है तो जो वो पॉइंट होता है जहाँ पे पहले मिलती है मैदान पे, तो सबसे पहले वो बड़े जो कोर्सर पार्टिकल होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों, वहाँ उनको जमा करती है। और जैसे वो किनारे में बढ़ती है, उसके जो सबसे पतले सबसे महीन सिल्ट होते हैं, उन प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, सब महीन पदार्थ सबसे आगे जमा करती है। तो जो कोन का जो कॉर्नर होता है वहाँ पे सबसे महीन पदार्थ मिलता है, और जैसे जैसे कोन के अंदर जाते हैं हमें बड़े बड़े कोर्सल पदार्थ मिलते हैं। ठीक है ना। आपके सामने एक सैटेलाइट इमेज है, सैटेलाइट इमेज है या एरियल फोटोग्राफ है, एक एलुवियल फैन कोन का, छोटा है, फैन बोल सकते हो आप इसे, और ये बड़ा हो गया आपके सामने एक बहुत बड़ा फैन का उदाहरण है ना, पूरा पंख का आकार बन रहा है, सैटेलाइट इमेजरी है। तो इसमें क्या होता है, इनकी खासियत ये है कि जब सिल्ट जैसा पदार्थ होता है उनमें थोड़ा सा महीन पदार्थ होता है, महीन जो है कण होते हैं चट्टानों के, और इनमें पर्याप्त मात्रा में जो है जल होता है, पानी होता है, तो ये बहुत उपजाऊ होते हैं। कई बार रेगिस्तानी इलाकों में भी अगर इस प्रकार की फैंस मिलते हैं तो वो काफ़ी जो जगह होती है वो काफ़ी उत्पादन वहाँ पे अच्छा होता है। ठीक है ना। अभी आपको उसकी भी तस्वीर दिखा देंगे। तो ये होता है बेसिकली एलुवियल फैन। ठीक है ना। और ये आपके सामने एक तस्वीर है। ये तस्वीर कहाँ की है, किसने ली है? ये तस्वीर ली गई है थर्मल इमिशन एंड रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर एस्टर और नासा का जो टेरा सैटेलाइट है वो 12 अक्टूबर 2004 को ये तस्वीर ली थी। दक्षिणी ईरान की तस्वीर है। आप देखेंगे रेगिस्तानी क्षेत्र है, और इस रेगिस्तानी क्षेत्र में ये एलुवियल फैन आपके सामने है, और कितनी अच्छी खेती हो रही है। एक FCC इमेज है, फास्ट कलर कंपोजिट, असल में नेचुरल इमेज ही है, लेकिन उसको चूँकि सैटेलाइट ऐसे वर्क नहीं करती हैं, उनकी फ़ोटो लेने की तरीका जैसे अपने कैमरे होते हैं, तो हम लोग उससे पे अभी गहराई से नहीं जाते हैं। फ़िलहाल आपके सामने देखेंगे कि कितनी उपजाऊ क्षेत्र है और खेती हो रही है इस रेगिस्तान में भी। तो ये एलुवियल फैन का कमाल है ना। आपको बताया भी था, वो एक और बिंदु है, उसमें क्या होता है कि अलग अलग जब एलुवियल फैन मिल जाते हैं तो उसे पैन फैन बोलते हैं, एक मैदान का निर्माण होता है। AC लासन ने बताया था, है ना, शायद। तो ये चीज़ हो गई आपके सामने। एक बहुत अच्छी हाई डेफिनेशन तस्वीर है सैटेलाइट की, इंटरनेट से बड़ी मुश्किल से मिली। फ्लड प्लेन की बात करते हैं, बाढ़ के मैदान। बाढ़ के मैदान क्या होते हैं? नदी में क्या होता है, बाढ़ आती है। जब नदी में मात्रा बढ़ जाती है, जल की बरसात ज़्यादा होती है, तो हर बरसात में पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगह बाढ़ आती है। तो बाढ़ में तबाहियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि जो बाढ़ का मैदान होता है, जहाँ पे बाढ़ का इलाका होता है, जहाँ पे नदी तोड़ती है इलाका अपने तट को और वो उस एरिया में बाढ़ लाती है, तो वहाँ पे कई बार हम लोग, चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग वहाँ पे घर बनाते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि उपजाऊ जगह होती है। उपजाऊ जगह होती है तो काफ़ी मात्रा में अच्छी खेती हो जाती है, हर साल नई मिट्टी आ जाती है, तो हम लोग घर बना के रहने लगते हैं। इसीलिए तबाही में लोग ज़्यादा मरते हैं बाढ़ के मैदानों में। नॉर्मली क्या होता है कि हमें बाढ़ की जो मैदान है वो बहुत डेंजरस इलाके कहे जाते हैं, हमें वहाँ पे घर वर नहीं बनाने चाहिए, लेकिन चूँकि हिंदुस्तान है, मजबूर देश है। तो आपके सामने एक तस्वीर है जो है पराना नदी की। ये जो है पैनारोमा ब्राज़ील में पड़ती है। आपके सामने सैटेलाइट इमेजरी है। ये जो अब जा रही पराना नदी है, और ये वर्दे नदी है। आप देखेंगे मटमैले, इसका मटमैला पानी है ना। और ये दो नदियाँ यहाँ पे मिल रही हैं। और इसके जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, इसका जो है लेफ्ट हिस्सा, ये इसका बाढ़ का मैदान कहा जाएगा, फ्लड प्लेन की। जब इन दोनों में किसी भी नदी में डिस्चार्ज बढ़ेगा, ज़्यादा मात्रा में अवसादा पानी आएगा, तो इसका ये हिस्सा पानी में डूब जाएगा। अगर हम लोग केदारनाथ की बात करें तो वो भी एक टाइप का फ्लड प्लेन है, बाढ़ का मैदान है। दो नदियों के बीच में वो बना हुआ है, तीन तरफ से पर्वत से घिरा हुआ है। कभी आप जाइए, हमने देखा जाके, एक बार गए थे वो 2019 में, तो वो बड़ी ख़तरनाक जगह लगता है कि अगर कभी यहाँ पे तूफ़ान आया या बाढ़ आई तो बचने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि तीन तरफ से दीवारें खड़ी हैं, नीचे खाई है।
तो उसकी खासियत यही है कि दो नदियों के बीच में वो बसा हुआ एक बाढ़ का मैदान है। पुराने ज़माने में क्या था, पहले उसके एक नियम है वहाँ पे ये है कि भाई वहाँ 100-200 साल में एक बार बाढ़ आनी ही आनी है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा भयंकर तरीके से आ गई थी, उसमें झील फट गई थी, वो एक अलग इशू है। लेकिन क्या है कि वहाँ पे बाढ़ आनी ही आनी है, इसलिए पुराने ज़माने में जब लोग रहते थे तो वो जो दीवारें खड़ी हैं पहाड़ की चारों तरफ, उस पहाड़ की ऊंचाई पे रहते थे, नदी को पार करके ऊपर रहते थे, तो उन्हें मंदिर तक आने में बहुत टाइम लगता था और पानी लाने में काफ़ी टाइम लगता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन इंसान अब आलसी हो गए हैं और उनको लगा कि अच्छा धंधा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में आप देखेंगे हर किसी को केदारनाथ जाना है, वहाँ पे उनका जाने का सपना है दिखावे का। तो वहाँ पे क्या है कि भीड़ ज़्यादा होने लगी, होटल बन गए और काफ़ी मात्रा में रोजगार का सृजन हो गया, पैसे का सृजन हो गया। तो आदमी जो है ऊपर से उतर के पहाड़ों से आ गया नीचे, और जो मंदिर है वहीं पे रहने लगे, वहीं पे घर द्वार सब बना दिया, दुकानें खोल दी, होटल खोल दिए और उसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया। तो उस चक्कर में तबाही ज़्यादा हो गई, क्योंकि वहाँ पे कोई बचने का तरीका ही नहीं है। तरीका यही है कि आप उस पहाड़ पे चढ़ जाओ, पहाड़ की ऊंचाई पे पहुँच जाओ। लेकिन पहले वहाँ पे घर थे, लेकिन अब धीरे धीरे इंसान ढीला हो गया, आलसी हो गया और तबाही ज़्यादा हो गई। तो हमें बाढ़ के मैदान का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे बाढ़ का मैदान है। कई बार क्या होता है कि वो एक्टिव नहीं होता बाढ़ का मैदान, तो हमें लगता है कि यहाँ पे तो बाढ़ आएगी नहीं, भाई सूखा सूखा है। लेकिन वहाँ पे रूल होता है कि 100-200 साल में एक बार तबाही होनी है। अब चूँकि पहाड़ है तो पहाड़ की तबाही तो बचने का कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 10 सेकंड में वहाँ पे हजारों करोड़ों मीट्रिक टन पानी बह जाता है। तो ये है फ्लड प्लेन आपके सामने और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान। और अब बात करते हैं नेचुरल लेवी की, प्राकृतिक तटबंध। क्या होता है, बाढ़ आई, सपोज नदी नॉर्मल है, नदी ऐसे बह रही है, नदी में पानी ज़्यादा हो गया, नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ आएगी तो जो किनारे होंगे नदी के उनमें अवसाद का जमा हो जाएगा। फिर बाढ़ चली गई लेकिन जो अवसाद थे वहीं पे बने रहे। तो नदी के किनारे आप कोई भी दुनिया की नदी देखिए, आप कभी भी नदी किनारे जाइए, आप देखेंगे किनारे जो नदी होती है नीचे गहराई पे होती है और इसके किनारे काफ़ी ऊंचे ऊंचे दीवारें ऐसी खड़ी होती हैं प्राकृतिक रूप से। तो वही होता है नेचुरल लेवी, प्राकृतिक तटबंध। आपके सामने एक एरियल फोटोग्राफ है, एक नदी है और उसके जो किनारे का हिस्सा है इसे नेचुरल लेवी बोलते हैं। और ये लेक सिस्टम है, ये एक अलग चीज़ है, इस पर बात नहीं करेंगे फिलहाल। ये रिवर है और इसके नेचुरल लेवी है। तो ये हो गया आपके सामने प्राकृतिक तटबंध। पॉइंट बार की बात करते हैं। पॉइंट बार क्या होता है, हम लोग जानते हैं नदी होती है, मेंढर बना के बहती है। मेंढर क्यों बनता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं। नदी का जो है लोड बहुत होता है, उसमें डिस्चार्ज, उसका लोड एंगल नहीं मिलता उसे इतना ज़्यादा मूव करने के लिए, तो वो एक लहर की आकृति बनाती है। लहर क्यों बनने लगता है, कोरियोलिसिस बल के कारण बनने लगता है, डिफ्लेशन हो जाता है उसके मूवमेंट में। अभी हम लोग कोरियोलिसिस बल को आराम से पढ़ेंगे उसमें क्लाइमेटोलॉजी में, फ़िलहाल हम लोग इतना जान लेते हैं। तो ये ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक कैसे बनती है, जब अपना मियंडर जो होता है वो ख़त्म कर देता है, मियंडर ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है और रिवर बाद में क्या होता है कि डिपोजिशन के कारण मियंडर कट जाता है। ये मियंडर इरोजन से कट जाता है, इरोजन से कटने से डिपोजिशन हो जाता है और डिपोजिशन होने से अलग से एक बैल के खुर के आकार की एक झील बन जाती है, उसे ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ऑक्सबो लेक की डिटेल से हमने बताया है आपको पिछले वीडियो में, इरोजनल लैंडफॉर्म, इसलिए हमने उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं गए। आप उसे दोबारा उस वीडियो को देखिए, पिछले वीडियो को, समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग बात कर रहे थे मियंडर की, क्योंकि हम लोग पॉइंट बार की बात कर रहे हैं। पॉइंट बार डिपोजिशन क्या होता है, तो क्या होता है कि रिवर जो मियंडर बनाती है उसमें 2 टाइप के एंगल होते हैं, 2 टाइप के किनारे होते हैं। पहला किनारा होता है जहाँ पे अपर्दन होता है, जो बाहरी किनारा होता है। जब नदी इधर से बह के आ रही है, नदी बह के आ रही है, तो जब नदी बह के आ रही है, तो नदी जब बह के आ रही है तो बाहर का जो किनारा होगा नदी के, उसको बोलेंगे इरोजनल उसका बैंक होगा, या फिर कट ऑफ बैंक बोलते हैं, या कॉनकेव बैंक होता है, उत्तल किनारा। और जो इधर का बैंक होता है, अंदर वाला जो होता है, उसे बोलते हैं स्लिप ऑफ जो है बैंक होता है, या उत्तल कॉन्वेक्स किनारा, उत्तल किनारा। या उत्तल किनारा होता है, या उत्तल किनारा होता है। तो जो किनारे वाला हिस्सा होता है उसमें नदी जो है काटती है, नदी जो है काटती है बाहरी किनारे को, और जो अंदर वाला किनारा होता है उसमें नदी मलबा जमा करती है। आप देखेंगे
मलबा जमा हो रहा है। पहले B3 में था, फिर B2 तक पहुंच गया, फिर B1, लगातार मलबा जमा हो रहा है। तो अंदर मलबा जमा होता है नदी के कॉन्वेक्स स्लोप में, स्लिप ऑफ स्लोप, और जो बाहर का स्लोप होता है वहाँ पे नदी कटता है और कट ऑफ स्लोप बोलते हैं, या केव स्लोप या अवतल जो है स्लोप होता है। तो इसी चक्कर में क्या होता है कि लगातार नदी अपने जो कर्व है उसको लगातार बदलती रहती है और मियंडर एक जगह से मूव करके दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। तो ये तरीका यही होता है, अपर्दन नीचे, बाहर निक्षेपण, अपर्दन निक्षेपण। तो लगातार ये रिवर जो मियंडर होता है लगातार दूर सरकता हुआ चला जाता है। तो इसी को बोलते हैं पॉइंट बार डिपॉजिट। हम लोगों ने पूल और राइफल पढ़ा था चैनल मॉर्फोलॉजी में, है ना। तो क्या होता है, जहाँ पे इरोजन होता है उस किनारे पे क्या होता है कि एक जो है जो ज़मीन होती है नीचे से भी अपर्दन शुरू हो जाता है, नीचे से ज़मीन काटने लगती है, तो एक कुछ भंवर का निर्माण हो जाता है, वो पूल बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पूल को। और उसके आगे वही जो पूल से मलबा निकलता है वो जमा किया जाता है, तो वहाँ पे जमा मलबा होता है, तो खड़ी ढाल में मलबा जमा होता है और काफ़ी स्टीप स्लोप बन जाता है, क्लिफ जैसा बन जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं राइफल। तो ये सब हो गया हम लोग आप पॉइंट बार डिपोजिशन। कोई सवाल है तो आप डिस्क्रिप्शन में लेंगे, आप पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियो आप लगातार देखें, अगर लाइन बार से देखेंगे जैसे जिस स्ट्रक्चर से हमने बनाए हैं, तो आपके कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ के बारे में हर वीडियो में कुछ ना कुछ था, है ना। हम लोग कनेक्टेड पढ़ रहे हैं, जैसे किताब होती ना, पिछला चैप्टर जुड़ा होता है अगले चैप्टर से, तो वही है, हम लोग अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले अगर 2-4 चैप्टर आप पढ़ेंगे तो ये चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले चैप्टर में ही आ गई थी। अब बात करते हैं डेल्टा की। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है, डेल्टा आर वेटलैंड्स that form as a river empty their water and sediment into another body of water such as ocean, lake or another river। कई बार क्या होता है, जब नदी ऊपर से बह के आ रही है तो उस पर मलबा होता है, और जब वो समुद्र तक पहुंचती है, अपने बेस लेवल तक पहुंचती है, जब एंगल 1, 1.5 या 2 डिग्री का रह जाता है, तो नदी में मलबा को बहन करने की क्षमता करीब करीब समाप्त हो जाती है। अब वो थक चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है और उसको अपना प्राण देना है। अब वो जीना नहीं चाहती है और वो समुद्र में जाके अपने आप को समाप्त कर लेती है। तो उसका जो मलबा होता है वो वहीं पर रह जाता है समुद्र के किनारे, और धीरे धीरे वो डेल्टा के आकार में या फिर चाप के आकार में समुद्र में अंदर तक फैल जाता है। तो उसी जमे हुए मलबे को या सेडिमेंट को, जो काफ़ी फाइन पार्टिकल होते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, जैसे हम लोगों ने एलुवियल फैन में पढ़ा था, अंदर पार्टिकल कोर्सल होते हैं, और समुद्र के किनारे जो एलुवियल फैन बनते हैं, मोटा मोटी हम लोग देसी भाषा में कहें तो डेल्टा होते हैं। डेल्टा 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप से उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, अकॉर्डिंग टू शेप, आकार के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एक्सपेंशन, विस्तार के आधार पर। शेप के आकार पर आर्क्यूएट डेल्टा होता है, और बर्ड फूट डेल्टा एस्चुरी होता है, ट्रूनकेटेड और लोबेट होता है। जो आर्क्यूएट डेल्टा होता है इसको चापाकार डेल्टा बोलते हैं। नील नदी और गंगा नदी और इंडस सिंध नदी का उदाहरण आपको मिल जाएगा, जहाँ पे चाप के आकार में डेल्टा अवसादों का निक्षेपण हुआ है और नदी समाप्त हुई है। बर्ड फूट डेल्टा, ये चिड़िया के पंख होते हैं, जो 3 पंख होते हैं, और 3 चिड़िया के जो फूट होते हैं पैर, उसमें उसका पंजे से 3 उंगलियां बाहर निकली होती हैं 3 दिशा में, तो बर्ड फूट डेल्टा होता है। उसे मिसिसिपी रिवर का उदाहरण है। कई बार क्या होता है कि नदी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वो अंदर तक चली जाती है समुद्र में, और जो अवसाद और जो बेड रॉक होती हैं वो नॉन पोरस होती हैं, इतने ज़्यादा महीन होती हैं कि वो जो नदी होती है उसका पानी नीचे रिस नहीं पाता है, तो नदी भी अंदर चली जाती है और मलबा भी अंदर तक जमा होता रहता है। उसे मिसिसिपी रिवर का उदाहरण है। आपके सामने अभी तस्वीर आएगी, आप समझ जाएंगे। बर्ड फूट डेल्टा का उदाहरण है, सॉरी। एस्चुरी क्या होता है? जब डेल्टा का निर्माण ना हो, जब जो नदी है डायरेक्ट समुद्र में समा जाए, तो अवसादों का जो जमाव ना होने पाए। क्यों नहीं होने पाएगा? क्योंकि जो समुद्र है वहाँ पे बहुत एक्टिव होगा, और जैसे मलबा जमा करती होगी नदी और वो समुद्र की लहरें बहा ले जाती होंगी, तो वहाँ पे डेल्टा बन ही नहीं पाता, तो उसे एस्चुरी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एस्चुरी होती हैं, क्योंकि एस्चुरी पोर्ट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बंदर का। भारत में नर्मदा तापी का डेल्टा एस्चुरी बनाता है, गुजरात के तट पर बहुत ज़्यादा अच्छा तट है, वो पोर्ट के लिए बंदर का है। और इसके अलावा वहाँ पे क्या होता है, तट के अलावा मछली पकड़ने के लिए अच्छा होता है, बाकी इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एस्चुरी होता है ना। हम लोग आगे जब शायद एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में और इसको डिटेल से पढ़ लें, शायद अगर हो सिलेबस में। ट्रिनकेटेड डेल्टा मतलब होता है, राउंडेड डेल्टा बोलते हैं। भाई डेल्टा का निर्माण हो गया, लेकिन रिवर जो है, जो बाहर समुद्री तरंगी थी, उन्होंने बीच बीच में डेल्टा को काट दिया और वो खंडित हो गया, उसी खंडित डेल्टा या राउंडेड डेल्टा उसे बोलते हैं। लोबेट डेल्टा का मतलब क्या होता है?
भाई जब डेल्टा बह के आ रहा, जब डेल्टा बना होता है, जब रिवर बह के आती है तो वो बह नहीं पाती है, तो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी में डिवाइड हो जाती है, छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड हो जाती है नदी। और वो छोटी छोटी शाखाएं मलबा का जमा करती हैं, अलग अलग दिशा में जाती हैं और चाप के आकार में, डेल्टा के आकार में वो डेल्टा का निर्माण होता है अवसादों का जमा हुआ, है ना। अब क्या होता है कि सपोज जो उसकी ट्रिब्यूटरी हो मेन रिवर की, वो डेल्टा का निर्माण करती रहें और जो मेन रिवर थी उसी के डेल्टा का जो निर्माण है वो रोक दिया जाए उन ट्रिब्यूटरी कारण। जो मलबा था वो ट्रिब्यूटरी बना जो है निक्षेपण करने लगे और जो मेन रिवर थी उसके निक्षेपण रुक जाए, वो डेल्टा का निर्माण ना करे, तो उसे लोबेट बोलते हैं, इसे छीणमा डेल्टा बोलते हैं, क्योंकि जो मेन रिवर थी वो उसका डेल्टा का जो निर्माण था वो छीण हो गया, तो उसे लोबेट डेल्टा बोलते हैं। एक्सपेंशन के आधार पर 3 प्रकार के डेल्टा होते हैं, ग्रोइंग डेल्टा, ब्लॉक डेल्टा और अबंडेंट डेल्टा। ग्रोइंग डेल्टा का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग का मतलब होता है जो लगातार बढ़ रहा हो, नील का, गंगा का, इंडस का जो डेल्टा है वो लगातार बढ़ रहा है, बंगाली खाड़ी में लगातार गंगा का डेल्टा बढ़ता हुआ जा रहा है आगे, तो ग्रोइंग डेल्टा है। वो तरल निर्माण तब होता है जब जो समुद्री लहरें होती हैं बहुत तेज नहीं होती हैं और जो उसके विकास में बाधा नहीं डालती हैं। ब्लॉक डेल्टा जब समुद्री लहरें विकास में बाधा डाल दें और एक सीमा के बाद जो है वो ना बढ़े, जो है डेल्टा, जैसे बड़े समुद्री लहरें उसे काट दें। अबंडेंट डेल्टा ऐसा डेल्टा होता है कि सपोज नदी मान लो डेल्टा बना रही है और किसी जगह डेल्टा का निर्माण ऊपर करना बंद कर दे, अपने दिशा को मोड़ ले और किसी दूसरे दिशा में करने लगे डेल्टा का निर्माण, तो जो जहाँ पे निर्माण करना बंद कर दिया उसे बोल दिया गया अबंडेंट, उसको छोड़ दिया गया। जैसे पश्चिमी जो क्षेत्र है गंगा के डेल्टा का, वो अबंडेंट डेल्टा का उदाहरण है। आपके सामने एक तस्वीर आ रही है, आप थोड़ा समझिए। ये सैटेलाइट इमेज है आपके सामने, नील नदी के डेल्टा की कितना खूबसूरत डेल्टा है, चाप के आकार में बन रहा है ना। तो ये नील नदी का डेल्टा हो गया। ये जो है मिसिसिपी का डेल्टा है, बर्ड फूड डेल्टा, जो बर्ड फूड डेल्टा का उदाहरण है, इसे अंगुलियाकार डेल्टा भी बोलते हैं। आप देखेंगे कि जो रिवर है कितने अंदर तक समुद्र में आ गई और चिड़िया के पंख जैसे 3 जो है नालियाँ निकाल दी उसने, 3 दिशाओं में मूव कर गया। तो ये है एक फाल्स कलर कंपोजिट तस्वीर है, ये रियल तस्वीर नहीं है, FCC तस्वीर है, लेकिन है तो लैंडसेट की जो है नासा के। तो ये सैटेलाइट तस्वीर है, आप भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक ये सैटेलाइट तस्वीर है एस्चुरी की, जहाँ पे कोई भी डेल्टा नहीं बन रहा है, सीधा नदी बह के आई और समुद्र में समा गई। यहाँ पे पोर्ट बनता अच्छा और समुद्र मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, तो ये एस्चुरी हो गया। तो ये आपके सामने डेल्टा का उदाहरण है। कोई सवाल है तो आप पूछिए मेरे से, आप लिखिए। और इसके अलावा कोई और कुछ चीज़ मुझसे मिस हो गई हो इस टॉपिक में तो आप बताइए, क्योंकि हम लोग फ्लूवियल मॉर्फोलॉजी के अंत में पहुंच गए हैं और अब हम लोग एरिड और बाकी कास्ट को पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। और जितनी फ्लूवियल को कभी हम लोगों ने काफ़ी लंबे वीडियो इस पर बना दिए हैं। तो सवाल हो तो पूछिए और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।